हाय दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज फिर से उपस्थित हैं सॉल्यूशन का अगला पार्ट लेकर के। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इवैपोरेशन को पढ़ा था, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। इन तमाम बातों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूट का टाइप होता है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। फिर हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में, है ना, लिक्विड लिक्विड सिस्टम और सॉलिड लिक्विड सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम एक एक करके टॉपिक को शुरू करते हैं। आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट बनाना शुरू करिए मेरे साथ। चलिए तो हम लोग पहला टॉपिक यहाँ से लेते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, वीपी, या इसको हम पी से भी नोट कर सकते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब ज़रा इसको गौर से समझेंगे, देखा जाए। इसमें वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमें क्लोज कंटेनर लेना ज़रूरी है। क्लोज कंटेनर लेना ज़रूरी है। चलिए इसमें हम एक सिलेंडर, ये पिस्टन को फिट कर देते हैं। मीन्स हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जो सिलेंडर फिटेड पिस्टन हो, सिलेंडर दिस वन, पिस्टन दिस वन। तो इस तरीके से हमारा क्लोज कंटेनर बन जाता है ये। और इस क्लोज कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है ना, लिक्विड की बात करें तो ये यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है जिसका वेपर बन सकता है, वो लिक्विड है इसके अंदर। अब ये लिक्विड है तो क्या होगा, यहाँ से वेपराइज होगा, यहाँ से वेपर बनना शुरू होगा, यहाँ पे वेपर बनना शुरू होगा। दिस वन इज द लिक्विड, ये लिक्विड है, या इसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये। अब देखा जाए तो इसमें क्या क्या हो रहा है। शुरुआती दौर में क्या होगा कि ये वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। और धीरे धीरे जब वेपर एक सैचुरेशन लेवल आ जाएगा वेपर का और इस लिक्विड का, तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो वेपर यहाँ बन रहा है, लिक्विड से भाप बन रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, ये वापस से कंडेंस होने लग जाएगा। ये वापस से क्या होगा, कंडेंस होने लग जाएगा। मीन्स ये ड्रॉप वापस से बन करके इसमें आने लग जाएगा। तो एक ऐसा स्टेट आएगा जिस वक्त रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब जब कोई वेपर, है ना, ठंडा पाता है तो वापस से क्या होता है, आपस में वो मॉलिक्यूल पास आते हैं जिससे वो भारी हो जाता है और फिर ग्रेविटी के अलोंग वो फॉल करने लगता है। तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ जो है, ये जो प्रोसेस हो रहा है और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये हमारा है कंडेंसेशन का, और ये जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन का, या वेपराइजेशन भी कह सकते हैं इसको, वेपराइजेशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये अब एक ऐसा स्टेट आता है जिस वक्त क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाता है, तो वो एक सैचुरेशन लेवल हो जाता है मेरा। तो इसको हम कहेंगे, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट आने का मतलब है, और डायनामिक क्यों, क्योंकि ये हमेशा चेंज होगा, हमेशा इवापोरेशन होते रहेगा, हमेशा कंडेंसेशन होता रहेगा। जितना इवापोरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा इसके अंदर, जितना वेपोराइजेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा। तो इसको हम बोलेंगे डायनामिक। ये हमेशा चेंज होने वाला इक्विलिब्रियम है ना। इसीलिए जब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि रेट ऑफ evaporation
इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। तो चलिए हम डिफिनेशन पे आते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है ना। ये तो समझ में आ गया होगा पूरा कि ये वेपर बन रहा है, वेपर जब बहुत ज़्यादा बन रहा है तो फिर क्या हो रहा है, वो वापस से कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो करके है ना, यहाँ रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो रहा है, सैचुरेशन लेवल आ रहा है, वहीं से इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम आ रहा है तो किस तरह का इक्विलिब्रियम है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम के पास में क्या होता है, जब स्टेट को अटेन कर लेता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हुआ करता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। तो लिखेंगे इसके डिफिनेशन में कि प्रेशर एक्सर्टेड by the vapor at dynamic equilibrium, है ना। कहाँ एग्जर्ट करेगा ये प्रेशर देखिए यहाँ एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर ये है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, है ना। इधर से तो इसका वेट लग रहा हुआ, कोई बात नहीं। तो ये प्रेशर इससे एग्जर्ट कर रहा है, यही प्रेशर है ना, उस पिस्टन पे जितना प्रेशर लगता है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, या ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, है ना। हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, या प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर। तो जितना वेपर फोर्स लगाएगा है ना पर्टिकुलर एरिया ऑफ पिस्टन पे, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रेशर, उस वेपर के जरिए प्रेशर। डायनामिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, pressure exerted by vapor at dynamic equilibrium over the surface of liquid in a closed container, किसमें हो रहा है काम, ये closed container में, in a closed container is called vapor pressure। इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो नोट कीजिए इसको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है नहीं, नोट कर लिया, इसको मिटाते हैं। वाटर के केस में जब लिक्विड यहाँ पे जो था उस कंटेनर के अंदर वाटर होगा, तो उस केस में हमारा जो वेपर प्रेशर है वो, उसको हम बोलते हैं कि स्पेशल टर्म देते हैं, उसको एक्वस टेंशन बोलते हैं, ठीक ना। तो स्टार लगा के लिखेंगे, जो भी स्टार का मतलब नोट है मेरा, ठीक ना। तो इन केस ऑफ वाटर वेपर प्रेशर is known as aqueous tension। ये aqueous tension हम कब बोलते हैं, जब लिक्विड के जगह पे हमारा क्या होता है, कोई अन्य लिक्विड की जगह पे क्या होता है, वाटर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, aqueous tension बोलते हैं, aqueous tension बोलते हैं। सेकेंड स्टार लगाएं। जैसे देखिए हमारा H2O पहले लिक्विड था, दैट कन्वर्ट इनटू, ये क्या किया, ये वेपोराइजेशन हुआ, तो क्या बनाया, ये H2O गैस बनाया, और फिर से वापस से ये कंडेंस हुआ,
कंडेंस हुआ तो क्या बना, वापस से लिक्विड बनाया। मीन्स यही हमारा क्या कहलाता है, जब इसका रेट और इसका रेट बराबर हो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये जो प्रोसेस है इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू देखें तो ये पॉजिटिव होता है। अब आपको लग रहा है डेल्टा एच क्या है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम टॉपिक पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी तो वहाँ पढ़ते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये हम पढ़ते हैं कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स फ्री एनर्जी में। ये वो एनर्जी होता है जो हमें बताता है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए चलिए हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, यहाँ उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, वो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे वापस से। तो ये जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है हमारा एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। मीन्स हीट देंगे तो ये वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, है ना। ज़्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा वेपर बनेगा, है ना, ज़्यादा वेपर प्रेशर हमें मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, डेल्टा एच कहते हैं किसको हैं, तो ये है चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज, और एच का मतलब इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। नोट कीजिए, चेंज इन इंथैल्पी है हमारा। तो चलिए हम लोग वेपर प्रेशर समझ गए, 2 पॉइंट भी हमने नोट कर लिया। अब हम आते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, ठीक ना। तो हम उन कंडीशन को देखते हैं, उन फैक्टर्स को देखते हैं जो वेपर प्रेशर को एक्चुअली अफेक्ट करता है। तो हेडिंग देंगे हम कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, हेडिंग देंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो पहला हमारा है नेचर ऑफ लिक्विड, पहला है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। पिछले क्लास में भी हमने इस पर चर्चा किया था कि नेचर ऑफ लिक्विड किस तरीके से इवापोरेशन को प्रभावित करता है, और यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर, अच्छा वीपी का मतलब समझ जाएंगे क्या है, ये वेपर प्रेशर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एफ का मतलब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में यदि ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, मजबूती के साथ वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो ईजिली अलग नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का है कि वो ईजिली नॉट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। तो यही इसी वजह है कि ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये है तो हमारा वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट कम करेगा, और जब प्रेशर एक्सर्ट कम करेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। मानते हैं कि यहाँ पे 2 अलग अलग कंटेनर हैं जिसमें 2 अलग अलग तरह का हमने लिक्विड ले रखा है, 2 अलग अलग कंटेनर है जिसमें हमने 2 अलग अलग तरह का लिक्विड ले रखा है। ये कंटेनर नंबर 1 है, कंटेनर नंबर 2 है। इसमें हमने ले रखा है वाटर, इसमें हमने ले रखा है वाटर। ये जो है वो वाटर है, वाटर है, H2O है। इसमें हम ले लेते हैं कोई अलग, चलिए हम ले लेते हैं एसीटोन, एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ये सब अंडरस्टूड है, ये भी वेपर बनाएगा, है ना। अब देखते हैं कि हमने वाटर भी लिया, है ना, दोनों की जो वॉल्यूम है ये भी 1 लीटर ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ये भी 1 लीटर ले लेते हैं। हमने इक्वल वॉल्यूम लिया दोनों कंटेनर में, है ना। ये जो हमारा है सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन कहें या फिर ऐसे मान लेते हैं ये लिक्विड फर्स्ट है, ये लिक्विड हमारा सेकेंड है। अब दोनों में हमने इक्वल अमाउंट ले रखा है, 1 लीटर 1 लीटर,
और देख रहे हैं कि वेपर किस तरीके से इस दोनों के अंदर, इस लिक्विड के नेचर पे ये जो वेपर बन रहा है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है इस लिक्विड और इस लिक्विड का नेचर। जरा गौर करें, यहाँ देखें वाटर, तो जैसा कि आपको पता होगा क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, आप सब जानते ही हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ का बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहाँ भी होता है और एक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, है ना, तो उस जगह। और EN डिफरेंस का होना जरूरी है। यहाँ 3.5 EN है, ये 2.1 EN है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये क्या है, ज़्यादा EN है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इनफैक्ट हम बात करें तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इधर देखते हैं, ये एसीटोन मॉलिक्यूल है, यहाँ जो है वो एसीटोन है, मीन्स CH3 COCH3, ये एसीटोन है। और एक और मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो दोनों एसीटोन है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है वीक फोर्स लग रहा है ना। इसको हम और अच्छे तरीके से बात करेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हम उसकी बात करें तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है, डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है। इसको और थोड़ा सा हम क्लियरिफाई करें तो इसको बोलते हैं लंदन फोर्स। ये लंदन फोर्स है। अच्छा, ये जो फोर्स है सभी किसके टाइप हैं, तो ये वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये वंडरवाल आप सब जानते हैं क्या होता है, ये जो होता है वो वीक फोर्स होता है। ये क्या होता है, वीक फोर्स होता है। ये फोर्स वीक फोर्स है और यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब जरा आप समझ रहे होंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, ज़्यादा है। और एसीटोन के मुकाबले इसमें ज़्यादा है। और एसीटोन के बीच में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल इंट्रैक्शन या लंदन फोर्स, और वंडरवाल फोर्स वो वीक फोर्स होता है। तो इसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत इसके मुकाबले ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन मॉलिक्यूल ज़्यादा ईजिली एस्केप करेगा, तो ये करेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बातों को, ठीक है। इधर लिखते हैं, है ना, इधर लिखते हैं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA मीन्स, अब एक बार लिख देते हैं पूरा है उसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक ना। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो है ज़्यादा है, H2O के बीच में ज़्यादा है, किससे, CH3 COCH3 एसीटोन से, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H2O का ज़्यादा है और एसीटोन का कम है। तो हम वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ H2O और वेपर प्रेशर ऑफ CH3 COCH3 मीन्स एसीटोन। अब आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इस दोनों लिक्विड में किसका ज़्यादा होगा, H2O का कि एसीटोन का। ऑब्वियस सा बात है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री होंगे, इजीली वेपर बना लेगा। तो ज़्यादा वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। सुनना की बात। एक और एग्जाम्पल करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। मिटा इसको, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं।
ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए हमने कुछ मॉलिक्यूल को लिया है और वो मॉलिक्यूल क्या क्या हमारा C2H5OH, ये क्या होता है इथाइल अल्कोहल, ये इसको कहते हैं इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है CH2OH, पिछली क्लास में इसको देखा था, इसका नाम क्या था इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम था इथाइलिन ग्लाइकॉल। तीसरा जो हमारा एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं वो CH2OH, CHOH और CH2OH, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल यही है, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल है, ये A है, ये B है, ये C है। अब देखा जाए गौर से तो ABC में इसमें देखें तो इसमें सिर्फ एक OH है, इसमें 2 OH हमारे पास, इसमें कितने हैं भाई 3 OH है। तो जितने अब जिसमें OH है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके मॉलिक्यूल के बीच में ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा मजबूती से ऐसे। इसीलिए आप देखते हैं ग्लिसरीन को अब देखते हैं ना, वो क्या होता है गाढ़ा होता है ना, उसका जो विस्कोसिटी होता है लिक्विड फ्रिक्शन, फिक्स में पढ़ते हैं विस्कोसिटी, वो क्या होता है ज़्यादा गाढ़ा। जैसे हनी क्या है वाटर के कंपेयर में ज़्यादा विस्कस है ना, उसी तरीके से ग्लिसरीन को देखा जाए तो ये इथेनॉल के मुकाबले, इथाइल अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा गाढ़ा होगा, मतलब ज़्यादा विस्कस होगा। फिर देखिए इसके कंपेयर में जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो थोड़ा सा कम विस्कस होगा, कम गाढ़ा होगा और उससे भी कम ये होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ना, वो क्या है हमारा, तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर से इधर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ रहा है तो क्या होगा, वेपर कम बनेगा ज़्यादा बनेगा, है ना। या ऐसे लिखें एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, घटेगा। जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो भागना कम चाहेगा, भागना कम चाहेगा तो क्या होगा, लेस वेपर इज फॉर्म्ड, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वो इधर ज़्यादा है, उससे कम है, उससे कम है। तो सबसे इजीली वेपोराइज कौन होगा, ये फर्स्ट नंबर, और सबसे कम कौन होगा, ये सी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाएं इसको। अब हम दूसरा फैक्टर पे आते हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं, उसके दूसरे फैक्टर को जरा हम देखें। वो दूसरा फैक्टर जो हमारा है वो है टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक ना। और जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन घटेगा तो क्या होगा, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एस्केपिंग कहने का मतलब मेरा है यहाँ की जो लिक्विड है वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वेपर ईजिली बनेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लिखें कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस चीज़ को समझने के लिए, हम इस बातों को समझने के लिए
थोड़ा सा हम आगे आते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या क्या होता है, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा बिटवीन मॉलिक्यूल, ये बिटवीन है ना, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक ना। वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक्चुअली इस चीज़ को पहले लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलो मिलाते हैं। एक्चुअली इस चीज़ को, जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है विथ वेपर प्रेशर, इसको एक इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। स्टार बना के पॉइंट लिखिए कि एक्चुअली वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर with change in the temperature is explained by Clapeyron इक्वेशन। क्लॉसियस-कैलिब्रॉन इक्वेशन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो इक्वेशन क्या है हमारा, वो इक्वेशन है log P2 by P1 log P2 by P1 क्लॉसियस इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा H बटे 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अब घबराना नहीं कि सर ये कितना बड़ा इक्वेशन लिख दिया। ये केमिस्ट्री में ये जो इक्वेशन है बहुत जगह आता है। इसके अलग अलग फॉर्म आपको कहीं कहीं हर एक जगह मिल जाएगा। जैसे आपको केपी जब पढ़ते हैं, केसी पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में, है ना। वेपर प्रेशर अभी पढ़ते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, है ना, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये जो KW सब पढ़ते हैं सब में ये इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब कहेंगे सर ये क्या इक्वेशन है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना आप लिख लें कि क्लॉसियस-कैलिब्रॉन इक्वेशन। एक बार नीट में डायरेक्ट ये इक्वेशन ही पूछ दिया था, है ना, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे। नीट वाला एग्जाम जो होता है उसमें डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछा था, क्लॉसियस-कैलिब्रॉन इक्वेशन। तो चलिए हम यहाँ बढ़ते हैं कि यहाँ पे जो हमारा P1 P2 है, हियर P1 and P2 are vapor pressure at temperature T1 and T2। ये P1 P2 क्या है, डिफरेंट अलग अलग जो टेम्परेचर है T1 एंड T2 उस पर ये हमारा वेपर प्रेशर है। डेल्टा H जो है वो है चेंज इन इंथैल्पी, और ये वेपर बनेगा, वेपोराइजेशन है ये, है ना, ये है हमारा वेपोराइजेशन का इंथैल्पी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं इसको। हीट मीन्स इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, या हीट ऑफ, इसको आप वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं। ये R को तो आप जानते हैं, ये क्या है, UGC
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। इसका वैल्यू अभी हम लिख दें, जो ऐसा यूनिट में वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो 8.314 किलो जूल, है ना, पर मोल पर केल्विन, है ना। ये किलो जूल पर मोल पर केल्विन होता है। जो CGS में होता है वो हुआ करता है 1, इसका यूनिट क्या होता है 1, सॉरी 2 होता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक ना, ये यूनिट होता है। ये SI में, CGS में और भी होता है। यदि आप लीटर एटमॉस्फेयर में 3 से ही काम, बहुत ज़्यादा होता है लेकिन 3 से ही काम चला लेंगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, है ना। तो ये लीटर एटमॉस्फेयर में भी होता है 0.0821, ये सब इसका यूनिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नोट कीजिए इसको, क्लासियस कैलिब्रियन इक्वेशन हमारा ये। तो वेपर प्रेशर को हम लोग समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर को देखते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जरा हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसी में टॉपिक है वो है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, इसको P डैश से हम डिनोट करते हैं। पार्शियल प्रेशर को P डैश से डिनोट करते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डिफिनेशन समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर फीटेड पिस्टन है। सिलेंडर फीटेड पिस्टन कहने का मतलब हमारा क्लोज कंटेनर है। इसमें हमने क्या किया, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन लिया। एक हमारा सॉल्यूशन ये रेड वाला है, एक सॉल्यूशन हमारा ये ब्लैक वाला है, अलग अलग तरह का सॉल्यूशन लिया। एक हमने लिया ये ब्लू वाला, 3 तरह का सॉल्यूशन लिया। इसमें जो सॉल्यूशन लिया है वो लिया है A, इसमें लिया है B और लिया है C, 3 तरह का। अब तीनों क्या है, तीनों वेपर बनाने वाला है, मतलब तीनों वोलाटाइल है जिससे वेपर बन सकता है, ठीक है। अब तीनों क्या करेगा, वेपर बनाएगा। ये तीनों क्या करेगा, अलग अलग वेपर बनाएगा, ठीक ना। ये जो वेपर बनाएगा तीनों अलग अलग, और तीनों मिल करके हमारा क्या देगा, वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर देगा ये। और इस तरीके से यदि हम किसी एक कंपोनेंट का, कंपोनेंट ये हो सकता है, वो ये A भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो किसी एक कंपोनेंट का, अच्छा पार्शियल का मतलब, पार्शियल मतलब आंशिक होता है, थोड़ा, है ना। तो वेपर प्रेशर ये तीनों लिक्विड मिलकर के हमें क्या दे रहा है, कंप्लीट वेपर प्रेशर दे रहा है। तो यदि एक का हम यदि वेपर प्रेशर को चेक करें तो वही क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक ना। क्लियर है बात एकदम। किसी एक कंपोनेंट के जरिए यदि हम किसी एक कंपोनेंट को देखें कि वो कितना वेपर बना रहा है ना, ये तीनों मिलकर के पार्शियल, तीनों मिलकर के वेपर प्रेशर बना रहा है, तीनों का सम मिलकर के क्या मिला है, मुझे वेपर प्रेशर मिल रहा है। तो किसी एक A का भी देख सकते हैं, B का भी देख सकते हैं, C का भी कितना कंट्रीब्यूशन है, उस एक को कंसीडर करें तो क्या वाला कहेंगे, उसको हम पार्शियल प्रेशर। तो इसको डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट। डिफाइन करें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट, pressure exerted by a component in the solution, pressure exerted by a component है ना, in the solution, ठीक ना, और मिक्सचर ऑफ वेपर मिक्सचर या मिक्सचर ऑफ वेपर भी कह सकते, कोई बात नहीं, देख सकते हैं यहाँ मिक्सचर ऑफ वेपर यही है। मिक्सचर ऑफ वेपर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। नोट कीजिए इसको, इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बड़ी गर्मी लग रहा है,
इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। कुछ पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे अटेन होने के बाद हम मेजर करते हैं, लेकिन पार्शियल प्रेशर जो मेजर करेंगे वो बिफोर डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं नोट करके, स्टार दे करके, कि पार्शियल प्रेशर इज द वेपर प्रेशर बिफोर डायनामिक इक्विलिब्रियम। जरा समझेंगे बात को। डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करने से जो पहले पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है, हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक ना। और भी हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक ना, लिख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर हुआ करता है, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक ना। चलिए मिटाएं इसको, एक और नोट इसी में ऐड कर लेते हैं, मिटा दें। चलिए एक और स्टार बना के लिखिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is depends on only and only टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, वो सिर्फ और सिर्फ केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय P नॉट ऑफ A यदि कंपोनेंट A, P नॉट ऑफ B कंपोनेंट, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं P नॉट ऑफ A, P नॉट ऑफ B। और इसका जो वैल्यू होगा वो क्वेश्चन के अंदर देगा, है ना। एंड वैल्यू ऑफ, यहाँ आगे इसमें लिख ही देते हैं, एंड वैल्यू ऑफ, एंड इट्स वैल्यू लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटा हो जाएगा। इट्स वैल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन में वो देगा, गिवन इन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में जरूर देगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना इसके बारे में, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर वेपर प्रेशर हमारा निर्भर नहीं करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पे, किन किन बातों पे डिपेंड करता था, किन किन बातों पे निर्भर करता था। अब हम उन बातों को जानेंगे जिस पे वेपर प्रेशर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए उस चीज़ को भी हम जान लें। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इसे में लिख लेते हैं, स्टार दे के लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन जो भी लिखें, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन या ऑन। पहला है अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना आप लिक्विड ले रहे हैं उस बात पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है कि जिसमें रखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो जिसमें रखा हुआ है उसका जो कितना वॉल्यूम है उस बात पे निर्भर नहीं करता है। तीसरा है हमारा कि साइज क्या है या शेप क्या है उस कंटेनर का, उस बात पर भी निर्भर नहीं करता है। साइज, शेप एंड
साइज शेप ऑफ कंटेनर पे निर्भर नहीं करता है। तो इन चीज़ों पे वेपर प्रेशर लिक्विड का डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको नोट कीजिए। दो कंसेप्ट का और हम बात करते हैं, इसको मिटा दे। चलिए अब हम आते हैं दो छोटे छोटे कंसेप्ट पे, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है दो, उसकी चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। ये जो बबल पॉइंट है और ड्यू पॉइंट क्या होता है उसकी बात जरा कर लें। तो आगे है हमारा कंसेप्ट ऑफ बबल पॉइंट, इसको बीपी कह देते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट मत समझ जाना, ब्लड प्रेशर भी मत समझना, है ना, बबल पॉइंट है ना, ये केमिस्ट्री की बात है। एंड ड्यू पॉइंट डीपी कह देते हैं। अब डेस्कटॉप मत समझ जाना, है ना, डेस्कटॉप पिक्चर। चलो ये ड्यू पॉइंट हमारा ना केमिस्ट्री की बात है ना, बबल पॉइंट, बीपी एंड डीपी। ये होता क्या है, तो चलिए हम पहले पे आते हैं बबल पॉइंट पे। ठीक है, बबल पॉइंट समझते हैं। ये देखिए एक लिक्विड हमारा, क्लोज कंटेनर बना देते हैं, एक क्लोज कंटेनर। अब इसमें क्या है, यहां तक लिक्विड है। तो बबल पॉइंट क्या होता है, वह पॉइंट होता है जिस पर पहली बार, सबसे पहले बार ये जो लिक्विड है वो वेपर स्टार्ट होता है ना, वेपर बनना स्टार्ट हुआ होगा। मतलब सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, द पॉइंट एट विच अ सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। जब पहला लिक्विड हमारा, ये जो लिक्विड है वो पहली बार जब वेपराइज स्टार्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट। उस पॉइंट को बबल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हम आपको देखें, आपसे हम पूछें कि मेजर पार्ट क्या होगा और माइनर पार्ट क्या होगा। बबल पॉइंट की बात करें तो माइनर और मेजर क्या होगा, तो मेजर हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, और माइनर क्या होगा, वेपर। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, वेपर बनना शुरू ही हुआ है। ये तो अभी क्या है, वेपर निग्लिजिबल है। ये वेपर क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, ये वेपर बिल्कुल भी नहीं है, अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है। तो हमारा मैक्सिमम पार्ट अभी क्या बचा हुआ है, वो लिक्विड ही बचा हुआ है। और माइनर क्या है, वेपर है, जो क्या है, निग्लिजिबल है। ठीक ना, निग्लिजिबल है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, द पॉइंट एट विच, समझना बात को है ना, द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ liquid get converted into vapor, है ना, the point at which first drop of liquid get converted into vapor। तो जैसा कि आप समझते हैं यहाँ मेजर पार्ट क्या होगा, इस पे बबल पॉइंट पे हमारा लिक्विड होगा, और माइनर पार्ट क्या होगा, ये हमारा होगा वेपर, जो क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है, ठीक ना, ये नगण्य है। चलिए तो इसको नोट कीजिए। हम आते हैं ड्यू पॉइंट पे। मिटाए। अब हम आते हैं ड्यू पॉइंट क्या होता है। जरा ड्यू पॉइंट के बारे में समझें। ड्यू पॉइंट, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा फिर से वापस समझें।
तो देखा जाए यहाँ तक क्या हमारा लिक्विड है, लिक्विड पहले वाले में था। अब क्या हुआ है कि सारा का सारा इसमें वेपर कन्वर्ट हो गया है, सब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। ठीक है, बस एक आखिरी ड्रॉप जो है लिक्विड का वो बचा हुआ है। आखिरी ड्रॉप क्या है, इस वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बचा हुआ है। मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ऐसे वक्त में हम यदि मेजर की बात करें तो क्या होगा, मेजर कौन होगा हमारा, मेजर क्या होगा, वेपर। मेजर हमारा वेपर होगा और माइनर क्या होगा, अब की बार लिक्विड जो है वो माइनर है और ये नेग्लिजिबल है। ये क्या है, नेग्लिजिबल है। लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर गेट कन्वर्ट, मतलब लिखेंगे इसमें डिफिनेशन में, द पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर get converted into vapor, that is, अच्छा लास्ट ड्रॉप होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन अब क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, जब सब वेपर वेपर बन जाएंगे इधर तो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, है ना। क्या लिखेंगे, जस्ट कंडेंसेशन स्टार्ट। मीन्स ड्यू पॉइंट पे क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू होता है। अब यहाँ मेजर की बात कर लो आप, मेजर क्या होगा हमारा, वेपर। माइनर क्या होगा, वो होगा हमारा लिक्विड जो कि नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा इसको, मिटाते हैं। अच्छा, यदि एक नोट करके पॉइंट लिखें, यदि हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे हम पूछें और आप हमें बताएं कि बिफोर बबल पॉइंट और बिफोर बबल पॉइंट क्या होगा, ओनली लिक्विड या वेपर, ओनली लिक्विड, यस, ओनली कंटेनर में क्या बचेगा, सिर्फ लिक्विड ही होगा, सिर्फ क्या होगा, लिक्विड ही होगा। और आफ्टर ड्यू पॉइंट क्या होगा, ओनली वेपर। चलिए नोट कीजिए। लिखिए इसको। चलिए अब हम फिर से सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस। एक्चुअली हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं ना। सबस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए ए में हम बात करेंगे वोलाटाइल सबस्टांस। वोलाटाइल सबस्टांस को क्या डिफाइन करेंगे ऐसे, द सबस्टांस, या लिखेंगे वैसा सॉल्यूशन जिसके पास कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर का वैल्यू है,
मतलब P नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। लिखेंगे द सबस्टेंस विच हैव definite value of vapor pressure, that is P naught is not equal to 0, है ना। या सरल एकदम सिंपल शब्दों में हम कह दें कि वह सबस्टेंस जो वेपोराइज होगा, जिसका भाप बन सकता है, जिसका वेपर बन सकता है, वो क्या होगा, वोलेटाइल, है ना। लीजिए सबसे सिंपल, है ना, हम केमिस्ट्री का लैंग्वेज छोड़ के आपके लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसका वेपर बनेगा, है ना। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल हम करें, एग्जाम्पल लिख लें, जैसे वाटर वेपर बन सकता है, हाँ बन सकता है भाई। हमने कहा बेंजीन C6H6, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है ना। हमने कहा CH3 COCH3, ये क्या है, ये एसीटोन है ना। हमने कहा C2H5OH, ये क्या है, ये इथेनॉल है। हमने कहा CH3OCH3, ये क्या है, ये डाइमिथाइल ईथर है, या सिंपली चलिए ईथर कह देते हैं इसको, है ना, ईथर है, एटसेट्रा। ये सब का क्या होगा, वेपर बनेगा। तो ये सब क्या हुआ, वोलेटाइल सबस्टेंस हुआ, ये सब क्या हुआ, वोलेटाइल सबस्टेंस। चलिए नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। मिटाए इसको। अब हम आते हैं नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस पे। बी में नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सबस्टेंस लिखेंगे, या नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस को छोड़ दीजिए। द सबस्टेंस which have no tendency to vaporization, जिसको जो वेपोराइज होने का टेंडेंसी में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। जिसका क्या होगा, पी नॉट क्या होगा हमारा, 0, है ना। यूजुअली सॉलिड्स आर कंसीडर एज नॉन वोलेटाइल। यूजुअली सॉलिड को हम क्या मानते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है। एग्जाम्पल करें, अक्सर जो आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा वो देगा आपको ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज, या आपको ये फ्रुक्टोज भी लिख सकता है, ठीक है। वो लिख के देगा यूरिया, वो लिख के देगा आपको सुक्रोज या शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात और जानना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NH2CONH2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हैं C12H22O11। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी जान लें, है ना, याद ही कर लें इसको, अक्सर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 72 + 12 + 96 कितना, 180। इसका आप करें तो 60, 12 + 2 + 12 + 16 + 2 14 + 2 + 12 + 16 + 12 + 2 60, और इसका होगा 342, है ना, 342। तो इस बात को आप मॉलिक्यूलर वेट इसका ध्यान ही रखेंगे, ठीक है।
इसको आप ध्यान ही रखेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट को। चलिए अब हम आते हैं राउल्ट्स लॉ पे। मिटाए इसको। राउल्ट्स लॉ, एक्चुअली जो राउल्ट साहब हैं वो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1886 में लॉ दिया, ठीक ना। इनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मार्टी राउल्ट पूरा नाम था। 1886 में इसने लॉ दिया था, फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए, तो ये सब से हमें मतलब नहीं है कहानी से। अब ये राउल्ट लॉ हम पढ़ेंगे दो सिस्टम के लिए। जो पहला हमारा सिस्टम होगा उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा, लिक्विड में होगा। दूसरा जो हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का सिस्टम, उसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा हमारा लिक्विड होगा, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ फॉर लिखेंगे, पहले दो बात पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे जो लिक्विड है हमारा, ये क्या हमारा सॉलिड होगा, सॉल्यूट होगा, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। दोनों के दोनों लिक्विड होंगे, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। और दूसरा जो हमारा यहाँ पढ़ने वाला है, पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। यहाँ पे जो सॉलिड होगा हमारा सॉल्यूट होगा। अब हमारा ये देखिए सॉल्यूट है, और सॉलिड कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल, और ये हमारा क्या होगा, वोलेटाइल, ये सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा उस केस में, और सॉल्यूट हमारा जो होगा सॉलिड होगा। इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा, लिक्विड में होगा। तो दो अलग अलग हम यहाँ पे कंडीशंस में राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहला, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम। अब इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इस क्लास को यहीं रहने देते हैं। कल हम फिर वापस से जब आएंगे तो हम लोग राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फिर हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।